तो नमस्कार स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी जेई सीबीटी 2 जो हुआ था 2024 में फर्स्ट शिफ्ट, उसके पेपर जो है पीवाईक्यू, उसका डिस्कशन करते हैं। ठीक है, हम लोग से टेक रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन है, ये जो स्टूडेंट की जो कॉपी थी उसमें ये क्वेश्चन ऐसा ही होगा। मैंने पूरा मैंने पूरा इंटरनेट देख लिया, ये इसी लैंग्वेज में मिल रहा था मुझे, तो इसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, एंड इसको भी स्किप कर देते हैं। यहाँ से देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्री फैब्रिकेशन टेक्निक इज़ यूज्ड इन ब्रिज कंस्ट्रक्शन। देखिए, ब्रिज जो कंस्ट्रक्शन है, इसका जो आंसर है वो प्री कास्ट सेगमेंटल कंस्ट्रक्शन है। अब ये क्यों है? देखिए, प्री कास्ट फैब्रिकेशन टेक्निक क्या होती है, इसमें अलग अलग जो ब्रिज के पार्ट्स होते हैं उसको अलग अलग प्रोड्यूस किया जाता है इन द फैक्ट्रीज़, और जो साइट होती है जहाँ पे ब्रिज बनना होता है वहाँ पे इस प्रीकास्ट सेगमेंटेड जो ब्रिज पार्ट है उसको ला के रखते हैं, एंड उसको वेल्डिंग या फिर कंस्ट्रक्शन जो भी प्रोसेस होता है एक दूसरे से जोड़ते हैं, एंड इससे हमारा ब्रिज कंप्लीट हो जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो प्रीकास्ट सेगमेंटल कंस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, अब जो इसमें और भी पार्ट्स हैं, पैनलाइज जो होता है, पैनलाइज जो वॉल्स के लिए जनरली यूज़ होता है। फॉर्म फ्री वर्क देखिए, जैसे कोई वॉल खड़ी कर रहे हैं या कोई बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, ठीक है, उसमें एक फॉर्म वर्क होता है। देखिए, उसमें तो फॉर्म वर्क लगता ही है। एक होता है लॉस्ट फॉर्म वर्क, ठीक है, लॉस्ट फॉर्म वर्क भी यूज़ करते हैं उसी में, लॉस्ट फॉर्म वर्क। ठीक है, जो जो मैं बता रहा हूँ उसको आप एक अलग से नोटबुक में लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और मॉडुलर कंस्ट्रक्शन, ये तो देखिए, ये जनरली मॉडुलर कंस्ट्रक्शन यूज़ होता है इंटीरियर ऑफ द बिल्डिंग्स में, जैसे मॉडुलर किचन हो गया, ठीक है, इन सब ऐसी चीज़ों में। तो प्रीकास्ट सेगमेंटल कंस्ट्रक्शन इसका बेस्ट आंसर है। फिर विच टाइप ऑफ विंडो कंसिस्ट ऑफ टू शैसेस स्लाइडिंग वर्टिकली, ये डबल हंग विंडो होगी। ठीक है, अब केसमेंट विंडो क्या होती है? केसमेंट विंडो जनरली जो घरों में लगी होती, ऐसे करके पहले ये फ्रेम होता, फिर उसमें एक विंडो ये होती, एक विंडो ये होती, ये होता है केसमेंट विंडो। स्लाइडिंग विंडो जो यहाँ ऐसे एक ऐसे होती है, इसके ऊपर एक ऐसे होती, ये इधर एंड इधर सरकती है। ठीक है, फिर फिक्स्ड विंडो होती है। फिक्स्ड विंडो अपनी जगह फिक्स होती है और मूवेबल नहीं होती है। ठीक है, फिर डबल हंग विंडो, ये टू शैसेस विंडो होते हैं, इसमें डबल हंग विंडो होती है। फिर इन साइमन्स रेन गेज द कलेक्टेड रेनफॉल इज मेजर्ड यूजिंग। देखिए, जो साइमन रेन गेज है उसमें जो मेजरमेंट किया जाता है ग्रेजुएटेड स्केल से किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, पहली बात तो ये नॉन रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गेज है, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गेज है। ठीक है, अब जो ये रेन गेज है, एक रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गेज होता है जिसमें 3 तरीके के होते हैं, टिपिंग, फ्लोटिंग और विंग बकेट। ठीक है, अब जो साइमन रेन गेज है, ये देखिए, ये एनालॉग तरफ होता है, तो इसमें डिजिटल डिस्प्ले नहीं यूज़ होता, रोटेटिंग ड्रम नहीं यूज़ होता, और प्रेशर सेंसर नहीं यूज़ होता। प्रेशर सेंसर यूज़ करने की तो कोई बात ही नहीं बनती। प्रेशर सेंसर वाला तो वेट बकेट वाला होता है, जब पानी बढ़ता है बकेट में तो उस पर वेट पड़ता है और वो ग्राफ बनाता है। तो इसमें ग्रेजुएटेड स्केल सबसे बेस्ट आंसर है। Then for an unsymmetrical angle section, the principal axis of inertia passes through the point. तो ये होगा the centroid of the section। पहली बात तो अनसिमेट्रिकल एंगल सेक्शन है। ठीक है, अब ये पार्ट है, देखो, ये आपको या तो आप स्टील में ये पढ़ें, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ स्टील में नहीं पूछा जाता है, तो ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पार्ट है। ठीक है, तो आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी आनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन रिसेंट पेपर्स में यूज़ हुए हैं, जैसे एनएचपीसी में भी यूज़ हुए हैं। ठीक है, काफ़ी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से क्वेश्चन आया था। फिर आरआरबी जेई में भी क्वेश्चन आते हैं। 2019 में जो आरआरबी जेई हुआ था उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन आए थे रिलेटेड टू इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और स्ट्रक्चरल एनालिसिस से भी काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे मोहर थ्योरम हो गई, क्लेप्रियॉन्स थ्योरम हो गई, ये सब काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये 2 सब्जेक्ट को भी आपको पढ़ना होगा। मेन चीज़ें तो ज़रूर पढ़िए रखिए, और ये इनर्शिया और ये मास रिलेटेड चीज़ें ज़रूर पढ़ लें। देन कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट एडेड इन द एनालिसिस रेट, देखिए 10% ऐड किया जाता है। ठीक है, अब इसमें जो अराउंड 15% जो होता है ये डिपार्टमेंट लेता है, डिपार्टमेंट चार्जेस।
ठीक है। और ये जो मटेरियल कॉस्ट है ये अराउंड 70% मटेरियल कॉस्ट आती है हमारे, ठीक है। और 30% जो है वो हमारा लेबर चार्ज होता है, ये याद रखिएगा। देन 10% तो बता दिया, ये कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट होता है। और क्या होता है देखिए, 8% जो होता है वो इलेक्ट्रिकल या फिर सैनिटरी के लिए भी यूज़ होता है, 8% चार्जेस। ये आप एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में पढ़े होंगे, ठीक है। फिर मैच द फॉलोइंग, देखिए रेलवे जोन। देखिए अब ये रेलवे जोन, ये जो क्वेश्चन है ये आप अपनी दिमाग से वहाँ कर सकते थे। जैसे मैं इंडिया बनाता हूँ, कुछ ऐसा है हमारा इंडिया, ठीक है, ऐसा है हमारा इंडिया, ठीक है, ऐसा है हमारा इंडिया। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मुंबई हो गया, ठीक है, यहाँ पे हमारा न्यू दिल्ली हो गया, यहाँ पे कोलकाता हो गया, और यहाँ हमारा कहीं चेन्नई हो गया। अब जैसे ये है तो ऑब्वियस ही बात है, ये वेस्ट हो गया हमारा, ये ईस्ट हो गया, ठीक है, ये सेंट्रल हो गया, एंड ये साउथ हो गया। अब इसको इसी के बेसिस पे हम आंसर ये वाला लगा सकते हैं। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, अगर दिमाग भी लगाते तो किया जा सकता था। देन द पर क्यूबिक मीटर रेट्स, 3000 पर क्यूबिक मीटर रेट है फॉर द स्टोन बलास्ट, और 2000 पर क्यूबिक में फॉर द कोर सैंड, एंड 10,000 फॉर पर क्यूबिक फॉर सीमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ 10 मीटर क्यूब। तो इतना हमारा रेशियो है सीमेंट, और कॉस्ट विल बी। अब देखिए ये न्यूमेरिकल है, अब इसे सॉल्व करने में समय लगेगा। अब जैसे क्या होता है, बच्चे जो होते हैं वो गलती करते हैं, न्यूमेरिकल्स को आखिरी में हमेशा सॉल्व करिए जब समय बचे, ठीक है। तो हम लोग भी न्यूमेरिकल्स आखिरी में रखते हैं, या फिर देखा जाएगा किसी और क्लास में न्यूमेरिकल देख लेंगे। अभी हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट अटेंड करते हैं। वैसे आंसर ये होगा, आपने देख लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ द स्टैंडर्ड गेज यूज्ड इन इंडियन रेलवेज फॉर ब्रॉड गेज। देखिए ब्रॉड गेज का साइज़ बताना है, वो है 1676, ठीक है। ये हमारा होता है मीटर गेज के लिए, ठीक है। फिर एक होता है हमारा नैरो गेज। नैरो गेज के लिए क्या यूज़ होता है, वो यूज़ होता है 760 को, 762 या 760, हाँ, ठीक है। फिर और भी होते हैं, एक और होता है स्टैंडर्ड गेज। स्टैंडर्ड गेज वो अराउंड होता है 1460 कुछ ऐसे ही होता है, ठीक। अराउंड अगर आपको याद होगा तब भी आप वहाँ जाके आंसर सही लगा सकते हैं। तो एक और होता है, वो शायद मेट्रो से रिलेटेड था या कुछ था, उसका 610 mm होता है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। द वर्किंग और ड्राइंग एरिया इन द ऑटोकैड सॉफ्टवेयर इज टर्म्ड एज मॉडल स्पेस। देखिए ऑटोकैड से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ऑटोकैड तो देखिए लिखा भी है, उनके सिलेबस में भी लिखा हुआ है कि ऑटोकैड से पूछेंगे। तो ऑटोकैड से देखिए, ऑटोकैड थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, क्वेश्चन फंस गया तो ठीक, लेकिन 5-6 क्वेश्चन तो आ जाते हैं। तो ऑटोकैड पढ़ के रखिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि ऑटोकैड भी कंप्लीट करा दूँ आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम। देखिए स्पेसिफिक वॉल्यूम का जो ये पहली बात तो ये मास अपॉन वॉल्यूम जो होता है ये हमारा डेंसिटी होता है, और डेंसिटी का जो वो होता है इन्वर्स, ठीक है, ये हमारा होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम, याद रखिएगा, ठीक है। अब स्पेसिफिक वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो इसका उल्टा होता है, तो वॉल्यूम अपॉन मीटर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब अपॉन किलोग्राम, एंड यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। देन when rainfall intensity is greater than the infiltration indicated by the infiltration capacity curve, the excess water contributes to, ये रन ऑफ होगा। अब ये क्या बता रहा है, जैसे हमारी ये ग्राउंड है, इसमें बारिश हुई, अब ज़्यादा बारिश हो रही है और हमारी इन्फिल्ट्रेशन जो सॉइल में पानी जाने की कैपेसिटी है वो स्लो है, तो बाकी जो बचा पानी होगा वो रन ऑफ के फॉर्म में बाहर बह जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सरफेस रन ऑफ, ठीक है। द फर्स्ट पेंट कोट ऑन द न्यू सरफेस दैट फिल द पोर्स एंड फैसिलिटेट्स एडिशन टू द सब्सिक्वेंट पेंट कोट्स टू आर सरफेस इज कॉल्ड। देखिए प्राइमिंग कोट कहते हैं। पहली बात तो ये भी मैं बताता हूँ, प्राइमिंग कोट की जाती है इन स्टील सरफेसेस, फर्स्ट थिंग जनरली। अगर हम लोग इन जनरल बात करें तो एक होता है जो फर्स्ट कोट होता है, फर्स्ट कोट उसे स्क्रैच कोट बोलते हैं, ठीक है, अगर दीवार पे कर रहे हैं। सेकंड जो होता है सेकंड कोट, ये होता है हमारा फ्लोटिंग कोट, और ये जो सेकंड होता है थर्ड होता है, ये होता है हमारा फाइनल कोट,
या फिर रेंडरिंग कोड बोलते हैं जिसे, ठीक है। ये हमारा थर्ड कोड हो गया। और प्राइमिंग कोड जनरली, ठीक है, अंडर कोड, इसे अंडर कोड भी बोल सकते हैं, फर्स्ट कोड भी बोल सकते हैं, प्राइम कोड भी बोल सकते हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। पुट्टी कोड नाम का कोई कोड नहीं, फिनिशिंग कोड थर्ड कोड होता है, अंडर कोड जो होता है वो फर्स्ट कोड होता है दीवार पे जनरली। स्लेट एंड लैटराइट, स्लेट देखिए, स्लेट एक एग्जांपल है आर्गिलेसियस रॉक का, ठीक है, और लैटराइट है एक कैल्सेरियस रॉक का, ठीक है। अब स्लेट जो होता है, ये देखिए एक मिनट, ये जो है ये सेडिमेंट्री रॉक है, फर्स्ट थिंग, ऐसे भी पूछा जा सकता है। और स्लेट जो है ये मेरे हिसाब से स्लेट ये मेटामॉर्फिक रॉक है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये मेटामॉर्फिक रॉक होता है। तो ये एक आर्गिलेसियस रॉक है। देखिए केमिकल क्लासिफिकेशन भी आपको याद होना चाहिए, लेटेराइट एक है, कैल्सेरियस रॉक है, और स्लेट एक आर्गिलेसियस रॉक है। देखिए पहली बात तो इनके एग्जांपल से ही पता चल रहा है, अगर कन्फ्यूजन हो तो बात अलग है, नहीं तो इनके ना एग्जांपल से पता चल रहा है दो अलग अलग तरीके के रॉक है, एक मेटामॉर्फिक है, एक कैल्सेरियस है, तो दोनों एक ही उसमें तो हो नहीं सकते, तो दोनों वाला हमें आंसर लगाना होगा, सीधी सीधी बात। देन वाइल पेंटिंग न्यू वुड वर्क, द प्रोसेस ऑफ फिलिंग अप नेल होल्स, डेंट्स एंड क्रैक विद पुट्टी इज़ नोन एज स्टॉपिंग। ये पॉइंट याद, देखिए ये क्वेश्चन तो काफ़ी बच्चों ने गलत किया था। तो ऐसा पेंटिंग वर्क जो न्यू वुड वर्क पे किया जाता है, जिससे फिलिंग ऑफ होल्स, डेंट्स एंड क्रैक किया जाता है, उसे स्टॉपिंग कहते हैं, ठीक। देन विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विल इंक्लूड नेम ऑफ द अथॉरिटीज़ इनवाइटिंग टेंडर। ये देखो टेंडर नोटिस होता है, ये तो काफ़ी बच्चों ने आंसर सही किया होगा, क्योंकि मस्टर रोल यूज़ होता है फॉर अटेंडेंस पर्पस ऑफ लेबर, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन देता है, इंफॉर्मेशन, और इसमें वो क्या बोलते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी रहती हैं रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। टेंडर ओपनिंग फॉर्म तो अलग चीज़ हो गई, तो टेंडर नोटिस, ये भी काफ़ी बच्चों ने सही आंसर लिखा था, ठीक है। डैश इज़ यूज टू फिलिंग इन द क्रैक्स, गैप्स, कैविटीज़ एक्सेट्रा फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयरिंग एंड वाटर प्रूफिंग। देखिए ये ग्राउटिंग करेंगे इसमें, ये भी काफ़ी बच्चों ने किया था। एक ग्राउटिंग होती है, एक और चीज़ होती है ग्राउटिंग, और गंटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। कोई लोग गिनटिंग बोलते हैं, कोई लोग गंटिंग बोलते हैं, ठीक, गंटिंग भी होता है, ठीक है। एपॉक्सी भी भरी जाती है, तो कई प्रोसेस हैं टू फिल द क्रैक्स। विच आर द फॉलोइंग कमांड्स इज यूज टू क्रिएट सरफेस इन ऑटोडेस्क 3D। इसका आंसर है क्या, क्रिएट सरफेस। देखिए इसमें एंड इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, तो अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आंसर सीधी बात है ना लगाइए, हम तो यही कहेंगे, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ हेयर लाइन क्रैक्स ऑन द प्लास्टर सरफेस इज कॉल्ड क्रेजिंग। देखिए ब्लिस्टरिंग जो होता है ये ड्यू टू मॉइस्चर होता है, ड्यू टू मॉइस्चर, ठीक है। मॉइस्चर की वजह से क्या होता है, जो दीवार है वो सरफेस उठ जाती है, उसे कहते हैं ब्लिस्टरिंग। क्रैकिंग होता है, क्रैकिंग देखिए क्रैकिंग जो है सही आंसर नहीं है, ये क्रेजिंग इसका सबसे बेस्ट आंसर है। देन वाई मस्ट कंप्रेशन इन्फोर्समेंट इन अ डबली रीइंफोर्स्ड बीम इज इनक्लोज बाय स्टरअप। देखिए इसका आंसर है टू प्रिवेंट बकलिंग एंड इम्प्रूव द डक्टिलिटी ऑफ द कन्फाइनिंग कॉन्क्रीट, ठीक है। जो बेसिक सी बात है, स्टेरअप्स लगाएंगे तभी तो जो पहली बात तो कंट्रोल में रखेगी, दूसरी बात बकलिंग कंट्रोल करेगी, तो सीधी सीधी बात है, डक्टिलिटी भी बढ़ाती। ये फिर से दूसरी लैंग्वेज में इसे इग्नोर कर देते हैं, इसे मैं बाद में फिर से कभी कराऊंगा तो मैं सही पेपर ला दूंगा क्योंकि अवेलेबल नहीं था। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू केमिकल ग्राउटिंग। देखिए केमिकल ग्राउटिंग इट डज़ नॉट रिक्वायर हाई लेवल स्किल ऑफ एप्लीकेशन। देखिए इपॉक्सी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आए थे, इपॉक्सी, ग्राउटिंग, गंटिंग, इनसे रिलेटेड RRBJ में काफ़ी क्वेश्चन आए थे, तो याद रखिएगा इस बार जो RRBJ 2025 होगा उसमें आप क्या, मैं जहाँ तक कोशिश करूँगा या अपनी तरफ से भी जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसमें आप कंटेंट अपलोड कर सकते हैं अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिले, क्या मतलब रिलेटेड टू इपॉक्सी, ग्राउटिंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, ठीक है, एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इस पे ज़्यादा फोकस करिएगा, एंड ऑटोकैड। ये अगर आप इन सब चीज़ों पे फोकस करेंगे तो चांसेस हैं कि रेलवे निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो विच इज़ नॉट ट्रू रिलेटेड टू केमिकल ग्राउटिंग, इट डज़ नॉट रिक्वायर अ हाई लेवल ऑफ स्किल ऑफ फॉर एप्लीकेशन। देखिए रिक्वायर होता है,
ठीक है, हाई स्किल ऑफ पर्सन रिक्वायर होता है। देन रेस्ट्रिक्टिंग द हाइट ऑफ ए मशीनरी कंस्ट्रक्टेड पर डे इज रेमीडियल मेजर टू प्रिवेंट अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ मशीनरी। देखिए ये सही बात है। देखिए सब सॉइल में तो कोई मतलब नहीं होता, और लेटरल मूवमेंट ऑफ सॉइल भी इसका आंसर नहीं हो सकता। देखिए इसमें और इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, बट अनइक्वल सेटलमेंट जो है वो सबसे बेस्ट आंसर है, क्योंकि क्या होता है जब ऊपर से ज़्यादा हम लोग वॉल मतलब खड़ी कर दिए, अब उससे प्रेशर बढ़ेगा तो गिरने के चांसेस ज़्यादा, अनइक्वल सेटलमेंट हो जाएगा, तो अनइक्वल सेटलमेंट ज़्यादा बेटर आंसर है। देन व्हाट इज़ द गुड प्रैक्टिस टू फॉलो व्हेन मिक्सिंग कंक्रीट एंड हॉट वेदर। देखिए यूज़ द कोल्ड वेदर टू रिड्यूस द टेम्परेचर। हॉट वेदर कॉन्क्रीटिंग कब कहते हैं, जब 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाए, और कोल्ड वेदर कब कहते हैं, कोल्ड वेदर कहीं पे आप इसका आंसर देखेंगे 4, कहीं पे 5, मैं 5 डिग्री सेल्सियस बताता हूँ। ठीक है, 5 डिग्री सेल्सियस से अगर कम चला जाएगा टेम्परेचर तो कोल्ड वेदर होता है। सबसे एम्बियंट टेम्परेचर होता है 5 से 40 के बीच, वैसे तो 10 से 25 के बीच होता है, लेकिन 5 से 40 बोल सकते हैं। देन देखिए ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, ये तो बेसिक सी बात है। कुछ 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 ऑप्शंस ऐसे होते हैं ना जिनको देख के पता चल जाता है, तो ये नहीं होगा। यूज़ वार्म वाटर फॉर मिक्सिंग। देखिए वैसे ही गर्म है और गर्म कर दिया तो ये गलत हो जाएगा ना। देन ऐड लार्ज अमाउंट ऑफ सीमेंट टू मिक्स। देखिए सीमेंट अगर ज़्यादा ऐड करेंगे वो हाइड्रेशन होगा, हाइड्रेशन कंप्लीट करने के लिए वो और हीट जनरेट करेगा, और उस हीट से जो हमारी जो कंस्ट्रक्टेड मटेरियल है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगी, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो सबसे बेस्ट आंसर हमारा यही है। देन एज पर IS 2296 1982 वाटर इज़ क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग डज कैटेगरी ई रिप्रेजेंट। देखिए 5 कैटेगरी की होती हैं, A B C D एंड ई। ठीक है, ए जो होता है वो जनरल ड्रिंकिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। बी जो होता है बेदिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। ये यूज़ होता है ड्रिंकिंग विद ट्रीटमेंट प्रोसेस, विद ट्रीटमेंट। देन ये फिशरीज़ के लिए यूज़ होता है। एंड क्लास ई जो होता है वो एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हमारा आंसर ये होगा। ये क्लास ई हो गया, ड्रिंकिंग के लिए ए हो गया, सरफेस वाटर बाथिंग के लिए ए हो गया, बी हो गया, ठीक है। ये फिर से कुछ गलत है, इसे इग्नोर करते हैं। विच टाइप ऑफ शोरिंग इज़ यूज टू सपोर्ट अनसेफ वॉल्स ऑफ अ बिल्डिंग ड्यूरिंग इट्स रिपेयर्स। देखिए इसका आंसर है रेकिंग शोरिंग। अब देखिए 3 तरीके की शोरिंग होती है। एक रेकिंग जिसमें इंक्लाइंड स्ट्रक्चर लगाया जाता है एट अ 45 डिग्री एंगल पे, ठीक है। एक होता है फ्लाई शोरिंग, इसमें क्या होता है 2 दीवार है उसके बीच में ऐसे ऐसे करके शोरिंग लगा देते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है यहाँ पे कोई बिल्डिंग होगी उसे हमने हटा दिया, अब उसके बीच में हमने ये स्ट्रक्चर लगा दिया ताकि ये दीवार इधर तरफ ना गिरे और ये दीवार इधर ना गिरे, तो इसके बीच में हम लोग ने ये लगा दिया, और ये जो ग्राउंड लेवल है इसको नहीं छूती है, इसलिए फ्लाई शोरिंग कहते हैं। फिर डेड शोरिंग होता है। डेड शोरिंग कैसे होता है, डेड शोरिंग ये मैंने लेक्चर में बताया था। डेड शोरिंग मुझे अभी याद नहीं आ रहा कैसे होता है। चलिए मैं बताता हूँ, ठीक है। देन अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ 10 मीटर कैरीज अ यूडीएल ऑफ 5 किलो न्यूटन पर मीटर ओवर इट्स एंटायर स्पैन, व्हाट इज़ द रिएक्शन फोर्स एट ई सपोर्ट। देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम है, फर्स्ट थिंग यूडीएल है 5 का 10 मीटर की, टोटल लोड क्या होगा 5 × 10 = 50। अब देखो सिमेट्रिकल सेक्शन होगा तो 25 इधर होगा 25 इधर होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 25। अकॉर्डिंग टू द Indian Road Congress, in the calculation of overtaking side distance, the reaction time t of the driver is assumed 2.5 सेकेंड, 2.5 या 2 सेकेंड्स लेते हैं, ठीक है। अलग अलग क्राइटेरिया, अब 2.5 तो दिया नहीं तो 2 ही ले लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज एसेंशियल फॉर द वेल पॉइंट सिस्टम। देखिए वेल पॉइंट सिस्टम के लिए सेंट्रीफ्यूगल पंप सबसे अच्छा सिस्टम होता है, रेसिप्रिकेटिंग नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। जेट पंप तो बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकते हैं। सम पंप जनरली सम्प स्ट्रक्चर में यूज़ होता है टू फॉर डी वाटरिंग पर्पस, ठीक है। देन रेसिप्रोकेटिंग पंप, देखिए रेसिप्रोकेटिंग पंप पे क्या होता है, इनका जो टू एंड फ्रो, पहली बात तो बोलते हैं टू एंड फ्रो
पम्प्स बोलते हैं फर्स्ट थिंग इन्हें तो, ठीक है। और ये वेल पॉइंट सिस्टम के लिए नहीं यूज़ होता है, सबसे बेस्ट है सेंट्रीफ्यूगल पम्प। और जेट पम्प तो बिल्कुल नहीं यूज़ होता, ये हाई हेड और हाई डिस्चार्ज के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ओवर द लॉन्ग स्ट्रक्चर के लिए पास करने के लिए होता है, ठीक है। जनरली ये बॉयलर्स वॉयलर्स में लगे होते हैं, तो जेट पम्प तो बिल्कुल नहीं यूज़ हो सकता। तो रेसिप्रिकेटिंग और ये सेंट्रीफ्यूगल पंप में अगर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है उसका भी आंसर सेंट्रीफ्यूगल पंप है। देन बिल्डिंग क्रैक शोन इन द फिगर। अब देखिए इसमें कई बच्चों ने जो टूथ वाला आंसर लगाया था, जो कि नहीं है। अब देखिए इसका आंसर डायगनल होगा, ठीक है। अब देखिए मैं बताता हूँ, 4 तरीके के हैं। वर्टिकल क्रैक ऐसे पढ़ते हैं, हॉरिजॉन्टल ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। ये ऐसे पढ़ते हैं, ये जो डायगनल है ये जनरली सीढ़ियों पे पढ़ते हैं, ठीक है। अब क्यों पढ़ते हैं ये भी मैं बताता हूँ, अभी आता हूँ। फिर टूथ होते हैं, देखिए टूथ वाला कई लोगों ने लगाया था। टूथ वाला ऐसे जैसे जो दीवार बनाई जाती है ना, तो जो ऐसे छोड़ दिया जाता है, ठीक है। दीवारें आपने देखी होगी, ईंटें निकले होते हैं, तो ये टूथ स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्रैक्स आ जाता है तो टूथ स्ट्रक्चर बोला जाता है। टूथ स्ट्रक्चर ऐसे होता है, याद रखिएगा। डायगनल क्रैक है। अब देखिए वर्टिकल क्रैक आता है ड्यू टू सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन, और हॉरिजॉन्टल क्रैक आता है ड्यू टू लेटरल मूवमेंट ऑफ वॉल्स या फाउंडेशन। अब डायगनल क्रैक्स जो आता है ये भी ड्यू टू सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन या वॉल्स की वजह से होता है, तो याद रखिएगा। देन अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ 8 मीटर हैज़ 2 वर्टिकल पॉइंट्स, ठीक है। 10 किलो न्यूटन है 2 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट। तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसको आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, या फिर मैं कभी 100 में कराऊंगा तो मैं करा दूंगा, ठीक है। याद दिला दीजिएगा मुझे, इसको मैं इग्नोर कर देता हूँ। न्यूमेरिकल देखिए मेहनत ज़्यादा लगेगा, समय की कमी है। व्हाट इज़ द प्राइमरी मैकेनिज्म बाय विच हाइड्रोलिक पंप मूव्स फ्लूइड। देखिए जो हाइड्रोलिक पंप है वो कैसे, बाय क्रिएटिंग वैक्यूम टू ड्रॉ फ्लूइड इन एंड देन प्रेशराइजिंग इट। बेसिक्स का कॉन्सेप्ट ये हम लोग हाइड्रोलिक मशीन में सबसे पहले यही पढ़ते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज ये बिल्कुल गलत है, थर्मेशन एक्सपेंशन। ग्रेविटी पुश टू द फ्लूइड थ्रू सिस्टम ये हो सकता है, लेकिन हम लोग ने पढ़ रखा है, तो आंसर जो होगा हमारा 3 होगा। ग्रेविटी पुश वाला तो ये देखिए, ये वाला जो अगर ग्रेविटी पुश ही करना होता तो हम लोग पंप क्यों यूज़ करते हैं, ये भी बात है ना। देन फॉर अ कॉलम सब्जेक्टेड टू बेंडिंग एंड कंप्रेशन द मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो ये 180 होता है। एक टेबल है वो मैंने पढ़ाया है, ठीक है। एक बार अब जब नया वीडियो पढ़ाएंगे तो फिर से बताएंगे। जो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो होती है वो 180 होती है कंप्रेशन में, और अगर उसमें टेंशन में तो 400 होती है। देन विच टाइप ऑफ एक्सकेवेशन इज़ यूज फॉर लेइंग लार्ज पाइपलाइन। देखिए पाइपलाइंस बनाना है तो हमें भी, जैसे ये हमारा ये जैसे ये ग्राउंड है। अब अगर हमें पाइपलाइन बनाना है तो हमें यहाँ पे गड्ढा करना पड़ेगा ना, ऐसे, ताकि पाइपलाइन बिछा सकें। यहाँ पे ऐसे करके पाइपलाइन बिछा सकें। अब पाइपलाइन बिछाने के लिए हम लोग ट्रेंचिंग करते हैं ना, तो ट्रेंच एक्सकेवेशन करेंगे। ओपन एक्सकेवेशन तो करने का कोई मतलब नहीं है, पाइप डालेंगे तो ऊपर खुला थोड़ी छोड़ देंगे। रॉक्स के बीच में थोड़ी एक्सकेवेशन डालना। मक एक्सकेवेशन तो ऑर्गेनिक सॉइल में किया जाता है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। देन विच टाइप ऑफ वॉल डिज़ाइन इज टू रेजल्ट लेटरल फोर्सेज। देखिए लेटरल जो फोर्सेज है, पहली बात तो लेटरल फोर्सेज ऐसे होता है। अब इस फोर्स को क्या कहते हैं, शेयर फोर्स। शेयर फोर्स को कौन रेजिस्ट करेगा, बेसिक सी बात है, शेयर वॉल। देन फॉर बिल्ट अप कॉलम विद लेसिंग व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्सियल लोड इज कंसिडर्ड फॉर द ट्रांसफर शेयर फोर्स। इसका आंसर है 2.5%। ये काफ़ी बच्चों ने छोड़ दिया था, काफ़ी ने गलत किया था, लेकिन इसका आंसर 2.5% है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फ्रिक्शन इज करेक्ट। देखिए फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सरफेस एरिया इन द कॉन्टैक्ट। ये फिजिक्स का 7th क्लास का कॉन्सेप्ट है, बेसिक्स का कॉन्सेप्ट है। वैसे तो हाईवे का रिलेटेड क्वेश्चन है। तो फ्रिक्शन इंडिपेंडेंट होता है एरिया से, बट डिपेंड्स अपॉन द सरफेस, याद रखिएगा। देन व्हेन टू वॉल्स मीट एट राइट एंगल्स विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए इसके सबसे बेस्ट बॉन्ड इंग्लिश बॉन्ड होता है। इंग्लिश बॉन्ड देखिए सबसे बेस्ट एंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड यूज़ होता है, और ये गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में या फिर जहाँ पे ज़्यादा पैसा, कोई फंड की कोई दिक्कत ना हो, वहाँ पे यूज़ होता है। देन कॉलर बीम इन द कॉलर बीम रूफ परफॉर्म्स विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। देखिए ये प्रिवेंट करता है राफ्टर्स को बेंडिंग होने से, कॉलर बीम। जब हम लोग रूफ वाला स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है, तब उसमें डिस्कस करेंगे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स वाई रेल ट्रांसपोर्ट इज़ प्रीफर्ड ओवर रोड ट्रांसपोर्ट फॉर बल्क गुड्स मूवमेंट। देखिए अब पहला ऑप्शन क्या है, रेल ट्रांसपोर्ट रिक्वायर मोर एनर्जी ड्यू टू हैवियर इंफ्रास्ट्रक्चर। देन सेकेंड है, रेल ट्रांसपोर्ट इज़ ओनली सूटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस बल्क मूवमेंट।
Rail transport require less energy to haul a unit load over a unit distance. Then rail transport is always faster than the road transport for all types of good. अब देखिए पहली बात तो इस पे देखते हैं कि इट इज़ ओनली सूटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। नहीं, अब कई लंबे लंबे, अब जैसे हमें जम्मू से कन्याकुमारी ले जाना तो शॉर्ट डिस्टेंस तो हुआ नहीं, तो काफ़ी लंबे डिस्टेंस के लिए भी सूटेबल है। तो दूसरा ऑप्शन तो गलत। अब पहला ऑप्शन, रेल ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स मोर एनर्जी ड्यू टू हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, रेल ट्रांसपोर्ट को पेट्रोल कम मतलब जो उनका फ्यूल होता है वो कम लगता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। देन रेल ट्रांसपोर्ट इज़ फास्टर देन द रोड ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ गुड। देखिए अब कुछ के लिए तेज़ हो सकता है, कुछ के लिए स्लो हो सकता है, तो ऑल टाइप्स ऑफ गुड नहीं, ये भी गलत। अब रेल ट्रांसपोर्ट रिक्वायर लेस एनर्जी टू हॉल आ यूनिट लोड ओवर अ यूनिट डिस्टेंस। अब ये आंसर क्यों सही है? देखिए आखिरी में हर बात फंड पे डिपेंड करती है, ठीक है, पैसे ही पे। पैसा कम पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है रेल ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, तो अगर लेस एनर्जी यूज़ कर रहा है तो लेस पैसा यूज़ होगा, ठीक है, ओवर अ यूनिट डिस्टेंस। अब पैसा गेम यूज़ हो रहा है तो हम लोग रेल ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा रेल ट्रांसपोर्ट रिक्वायर लेस एनर्जी टू हॉल अ यूनिट लीड ओवर अ यूनिट डिस्टेंस। देन विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर प्रूफिंग मेथड इज़ ऑफन यूज्ड फॉर एक्सटर्नल सर्फेसिस ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मैं जो वाटर प्रूफिंग है इसका सबसे बेस्ट आंसर है मेम्ब्रेन वाटर प्रूफिंग। क्यों? अब ये भी मैं बताता हूँ। देखिए रूट बैरियर्स यूज़ होता है, रूट को, जो पेड़ों की रूट है वो बिल्डिंग्स में बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय ना कर दें। देन कैविटी वॉल कंस्ट्रक्शन। देखिए कैविटी वॉल कंस्ट्रक्शन जो होता है उसका बेसिक काम वाटर प्रूफिंग नहीं होता है, उसका बेसिक काम होता है इंसुलेशन। इसका बेसिक काम इंसुलेशन होता है, ना कि वाटर प्रूफिंग, ठीक है। इंटीग्रल वाटर प्रूफिंग। इंटीग्रल वाटर प्रूफिंग क्या होता है? देखिए इसमें पहली बात तो एक्सटर्नल सरफेस लिखा है, इंटीग्रल का मतलब होती है इंटरनल, जैसे डॉक्टर फिक्सेट होता है या फिर जो पूटो होता है वो केमिकल वो सब यूज़ होता है, वो सीमेंट या फिर मोटार के साथ मिला देते हैं और उसको यूज़ करते हैं टू इंटीग्रल वाटर प्रूफिंग है। अब इसका एक्सटर्नल जो हो गया सबसे बेस्ट है मेम्ब्रेन वाटर प्रूफिंग। इसमें क्या होती है, बिटुमेन या प्लास्टिक शीट्स यूज़ करते हैं टू, और वॉल्स पे या फिर वाटर प्रूफ स्ट्रक्चर करने के लिए लगा देते हैं। देन क्रैक्स इन द बिल्डिंग ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ड्राइंग ऑफ मॉइस्चर इन द बिल्डिंग मटेरियल कॉज श्रिंकेज क्रैक्स। देखिए मॉइस्चर उड़ा, मॉइस्चर की वजह से श्रिंकेज आएगा तो उससे क्रैक्स जनरेट होंगे, वो होंगे श्रिंकेज क्रैक। स्ट्रक्चरल क्रैक्स होते हैं स्ट्रक्चरल के सेटलमेंट या फिर उसके मूवमेंट की वजह से। थर्मल क्रैक्स आते हैं ड्यू टू हीटिंग इशू। सेटलमेंट क्रैक्स फाउंडेशन बैठ गई उसके वजह से, तो इसका सबसे बेस्ट आंसर है श्रिंकेज क्रैक्स। देन द प्लिंथ एरिया ऑफ अ बिल्डिंग इज मेजर्ड एट ईच लेवल। देखिए प्लिंथ लेवल मेजर की जाती है हर लेवल पे, फर्स्ट थिंग, चाहे जितनी स्टोरी ऑफ बिल्डिंग हो हर स्टोरी ऑफ बिल्डिंग पे, हर स्टोरी पे मेजर की जाती है, और ये मेजर की जाती है एट द ग्राउंड लेवल, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ना टॉप ऑफ द प्लिंथ, ना मिड, और ना उस पे, सीधे सीधे ग्राउंड लेवल पे। देन इन प्लास्टरिंग ऑफ सरफेस विथ 3 कोट, द सेकंड कोट ऑफ द प्लास्टर अप्लाइड इज ऑल्सो नोन एज, देखिए मैंने बताया था फ्लोटिंग कोट कहते हैं। अंडर कोट फर्स्ट कोट हो गया, रेंडरिंग कोट थर्ड कोट हो गया, सेटिंग कोट ऐसा कोई कोट नहीं होता, फ्लोटिंग कोट हमारा आंसर है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रीज़न फॉर अडॉप्टिंग डी फाउंडेशन ओवर सैलो फाउंडेशन। देखिए इसका तो सॉइल में भी सबसे पहले फाउंडेशन के चैप्टर में सबसे पहले पढ़ाया जाता है। देखिए 2 तरीके की फाउंडेशन होती है, एक शैलो, एक होता है हमारा डीप, ठीक है। अगर जो हमारी डेप्थ है वो विड्थ से कम है अकॉर्डिंग टू तरजागी, ठीक है, तो हमारी शैलो हो गई। अगर यहीं पे डेप्थ ज़्यादा हो गई विड्थ से तो हमारी हो गई डी फाउंडेशन। डी फाउंडेशन एक बार और क्या, इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि 3 मीटर से ज़्यादा अगर डेप्थ है तो हमारी डी फाउंडेशन कहलाती है। अब डी फाउंडेशन क्यों प्रोवाइड करते हैं? जब हमारा सॉइल स्ट्रक्चर जो शैलोअर सॉइल स्ट्रक्चर है, सरफेस सॉइल स्ट्रक्चर है, ठीक है, अगर वो वीक है, बेयरिंग कैपेसिटी उसकी वीक है, तो हम लोग फाउंडेशन यूज़ करते हैं डी फाउंडेशन। तो डीप जहाँ पे स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे जो हमारी फाउंडेशन फर्म ग्राउंड मिल जाता है वहाँ पे हमें वहाँ तक प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो इसे डीप कहते हैं। तो क्या क्यों प्रोवाइड करते हैं? मतलब जो सॉइल है पुअर सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी एट द शैलो डेप्थ, जैसे कि मैंने बताया, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता एंड ये भी नहीं हो सकता। जबकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज़्यादा होती है हाई डीप उसमें, और जितना डीप जाएंगे हाई वाटर टेबल भी हमें ज़्यादा मिलेगा, और फास्टर कंस्ट्रक्शन तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जितना डीप जाएंगे उतना खर्चा उतना टाइम,
तो ये हमारा आंसर हो गया। देन व्हाट इज़ द करेक्ट मेथड टू डिटरमिन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिमेट्रिकल टी सेक्शन अबाउट सेंट्रोइडल एक्सेस। देखिए पैरेलल एक्सेस थ्योरम यूज़ करते हैं टू सम द मोमेंट्स ऑफ द इनर्शिया ऑफ द फ्लैंज एंड वेब। फिर से ये उसका क्वेश्चन है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देन सीवरेज सिस्टम इन विच सोसाइटी वेस्ट इज़ कैरीड इन बकेट। देखिए इसे कंजर्वेंसी सिस्टम बोलते हैं, जैसे कि इसका आंसर है। ठीक है, हाइजीनिक सिस्टम तो नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, पहली बात तो ये हाइजीनिक सिस्टम नहीं, क्योंकि ये सारी गलियों से होते हुए जाएगा। ठीक है, देन वाटर कैरेज सिस्टम, देखिए बकेट्स में यूज़ हो रहा है, तो वाटर तो यूज़ ही नहीं हो रहा, तो वाटर कैरेज सिस्टम तो है नहीं, नहीं तो सीवर्स एंड पाइप्स का यूज़ करते हैं। बकेट सिस्टम, देखिए कंजर्वेंसी और बकेट सिस्टम में कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि बकेट्स यूज़ हुआ तो कई बच्चों ने बकेट्स लगाया होगा, लेकिन इसका आंसर जो है कंजर्वेंसी सिस्टम है। देन द कॉन्ट्रैक्ट इन विच कॉन्ट्रैक्टर नीड्स टू कंप्लीट द वर्क विद इन अ फिक्स सम एंड द फिक्स टाइम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्वालिटीज़ ऑफ डिफरेंट आइटम्स। इसका आंसर जो है वो लमसम कॉन्ट्रैक्ट है। अब देखिए फिक्स, इसमें फिक्स से जो फिक्स कॉन्ट्रैक्ट है इससे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए फिक्स सम के लिए यूज़ होता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्वालिटीज़ ऑफ डिफरेंट आइटम और फिक्स टाइम के लिए। अब देखिए शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट, देखिए पहली बात तो आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, इसमें पर आइटम कॉस्ट निकाली जाती है, जनरली रेलवेज़ और PWDs यूज़ करते हैं। ठीक है, शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसमें शेड्यूल ऑफ रेट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट में एक प्री डिटरमाइंड उसके लिए मतलब पैसे के लिए फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन इसमें फिक्स सम भी है, फिक्स टाइम भी, और इसमें क्वालिटीज़ का कोई मतलब नहीं है, चाहे जैसी भी क्वालिटी हो। तो लमसम कॉन्ट्रैक्ट सबसे बेस्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ये पेटी वर्क्स के लिए यूज़ होता है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल चाहिए होता है बस। ठीक है, छोटे से काम के लिए होता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ये हमारा एक वीडियो हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले सेकंड पार्ट में इसके हम लोग अगले 50 क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए अगर आप आगे पढ़ते रहिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।